हेलो एवरीवन। तो हमने पुरानी वीडियोस में हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। देखो, जैसे मैं पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से सब्जी मंडी है, जहाँ पे सब्जियां नहीं बिकती, जहाँ पे सब्जियों की बजाय शेयर बिकते हैं। बस एक स्टॉक एक्सचेंज बस सिंपली एक मार्केट है जहाँ की शेयर्स की सेल और परचेज होती है। तो अकॉर्डिंग टू, हम जरा डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, मैं चाहता हूं कि आप ये चीज लिखो, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, क्योंकि इससे पता चलता है। मैं चाहता हूं कि यार बोर्ड में ना ये होती है मेंटालिटी चेकर की, कि अगर आप ऐसी चीजें लिखो तो चेकर को लगता है कि हाँ यार, इस बंदे को एक्स्ट्रा नॉलेज है, इस बंदे ने ढंग से पढ़ाई करी है। तो ये चीज, ऐसी छोटी मोटी बातें जरूर लिख के आया करो जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाली होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज रेफर करती है कोई भी बॉडी, यानी कोई भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी या बड़ी, कंटेनिंग फ्यू इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब उनका पर्पस मेन ये होता है, असिस्टिंग, regulating or controlling the business of buying and selling or डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मतलब क्या है स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल वर्ड्स में एक मार्केट, एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। असिस्ट मतलब कंपनीज को असिस्टेंस देना कि कैसे वो स्टॉक मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर खरीदा या बेच सकती है। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, लॉस पास करना। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कंपनीज और इन्वेस्टर्स और इंटरमीडिएटरीज यानी स्टॉक ब्रोकर्स, ऐसे इंटरमीडिएटरीज पे ध्यान रखना, उन पे कंट्रोल बनाए रखना। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इसका क्या मतलब है, देखो, अगर स्टॉक एक्सचेंज ना हो, स्टॉक मार्केट ना हो, तो फिर आपने अपने शेयर कहां बेचोगे। आपको एकदम पैसे की जरूरत है। आपको पता है शेयर मार्केट जो है वो काफी ज्यादा लिक्विड होती है। आप तभी शेयर खरीदते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप उसको हाथ की हाथ बेच सकते हो और आप अपने जेब में पैसा डाल सकते हो। बट ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्यों शेयर हाईली लिक्विड होते हैं, वो होता है स्टॉक एक्सचेंजेस की वजह से, एनएससी और बीएसई जैसे। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बेसिक फंक्शन यही होता है कि लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मेंटेन करना, ताकि कस्टमर अपने शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच सके। अगला क्या है, डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब क्या है, किसी सिक्योरिटी का क्या प्राइस होगा, किसी शेयर का या किसी डिबेंचर का क्या प्राइस होगा, और वो प्राइस ऊपर कब जो होगा और कब नीचे होगा, वो भी डिटरमाइन करना काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। और वो किस चीज को कैसे डिटरमाइन करती है, थ्रू सप्लाई एंड डिमांड, फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये मैं पुरानी वीडियोस में बता ही चुका हूं कि कैसे आपका किसी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर होगा, डिमांड कम है तो नीचे होगा। अगला है इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझने की बात है। यहां पे ये कहना क्या चाहता है पॉइंट, कि देखो 2000 ईयर से पहले जो भी शेयर्स थे वो पेपर फॉर्म में डील होते थे। 2000 ईयर के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील होने चालू हुए। तो इसको कंपेयर करो कैश की सिचुएशन से। सोचो आपको जो कैश है, बैंकिंग सिस्टम ना होता और कैश जो है आपको सारा का सारा अपने लाइफ का कैश जो है फिजिकली कैरी करना पड़ता, तो सोचो कितनी प्रॉब्लम होती है। आपको किसी को बड़ी पेमेंट करनी है, फिर आपको फिजिकली ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश खुद लेके जाना पड़ेगा, या आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे करनी है तो फिर आपको कितनी दिक्कत होती थी होगी। तो देखो, इसमें आपको बैंकिंग सिस्टम से फैसिलिटी मिलती है कि आप बैंक जाके, अगर आपके पास एक्सेस कैश है, आप बैंक में जाके जमा करा देते हो, और किसी को ट्रांसफर करना हो तो आप चेक कर दे लिख देते हो, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर देते हो। तो बैंकिंग सिस्टम ने जैसे आपको एक सुविधा दी, वैसे शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस जब ऑनलाइन गए, वैसी ही सुविधा स्टॉक एक्सचेंज में आ गई। तो अब क्या है, आपको जो शेयर हैं
अपने जो शेयर के पेपर्स हैं वो आपको फिजिकली कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने शेयर किसी भी बंदे को। अब देखो इससे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे मिलती है, आपको ये डर नहीं है कि अगर आप शेयर जैसे पेपर फॉर्म में रखते थे, अगर आप रखो तो फिर सोचो कितनी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जो शेयर के पेपर है वो कट फट सकते हैं, या फिर आपके शेयर के पेपर जो है वो चोरी हो सकते हैं, या फिर क्या पता आपको कोई शेयर बेचते हुए आपको कोई नकली शेयर के पेपर पकड़ा दे, जैसे नकली नोटों के केस में होता है। तो अगर आपको कोई नकली नोट शेयर के पेपर पकड़ा दे तो फिर आपके लिए सिरदर्दी हो गई। बट हुआ क्या, अब सारा सिस्टम ऑनलाइन आ चुका है तो ये सारी दिक्कतें एलिमिनेट हो गई है और स्टॉक एक्सचेंजेस ने ऑनलाइन जाके इंश्योर कर दिया है कि आपको एज अ इन्वेस्टर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन मिले। अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये पॉइंट क्या कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं। ये चीज़ एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा कहता हूँ कि अगर आप कंट्री के लिए, इंडिया के लिए कुछ स्पेशल कुछ कर नहीं पा रहे हो और फिर भी आप कुछ करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में जाके पैसा लगा दो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। तो अगर वो पैसा कंपनी के पास जाएगा तो होगा क्या, कंपनी प्रोडक्शन करेगी। जब कंपनी प्रोडक्शन करेगी तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री में सेल्स बढ़ेगी, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब कंपनी के पास पैसा आता है तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाती है। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि वर्ल्ड की सबसे जो लीडिंग नेशंस हैं, अमेरिका हो गया या फिर कनाडा हो गया, इन नेशंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत ज़्यादा है, इनके पास इनोवेटिव कंपनीज बहुत ज़्यादा है और इन इनोवेटिव कंपनीज को पैसा आता है स्टॉक एक्सचेंज से। अगर देखो स्टॉक एक्सचेंज से कंपनीज के पास पैसा आना बंद हो जाए या फिर हमारे जैसा इन्वेस्टर कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दे और कंपनीज को पैसा ही ना मिले, तो सोचो कंपनीज कैसे चल पाएंगी। कंपनी नहीं चलेगी, अल्टीमेटली वो बंद हो जाएगी। अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो फिर कंपनी बंद हुई तो फिर हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए कंपनीज होना बड़ी बड़ी बहुत जरूरी है, जो कि एम्प्लॉयमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाती है और उन कंपनीज को पैसा आता है स्टॉक एक्सचेंज से। अगला पॉइंट क्या है, स्प्रेड इक्विटी कल्ट। कल्ट का क्या मतलब होता है, कल्चर। ये क्या कहना चाहता है कि स्टॉक मार्केट इक्विटी का कल्चर फैलाती है कंट्री में। अब वो कैसे, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स को बचाती है कोई भी मैल प्रैक्टिसेस से, ऐसे लॉज बनाती है जिससे कंपनीज या फिर कोई भी इंटरमीडिएटरी या फिर इन्वेस्टर कि दूसरे लोगों को हरास ना करे, कोई उल्टा सीधा बेनिफिट लेने की कोशिश ना करे। और स्टॉक मार्केट लोगों को एजुकेट करती है वर्कशॉप्स रखवा के, एडवर्टाइजमेंट करके। जैसे आपने टीवी में कई बार एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो के, कि स्टॉक मार्केट में कैसे आपको बच के रहना चाहिए, निवेश आपको कैसे समझदारी से करना चाहिए। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट इक्विटी कल्चर फैलाती है, लॉज निकाल के, रेगुलेट करके और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करके। अगला पॉइंट है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। देखो स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब होता है, बेटिंग करना या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं जुआ खेलना। देखो अब ये कहना क्या चाहता है कि स्टॉक मार्केट्स जो है एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में स्पेक्यूलेशन अलाउ करती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो स्पेक्यूलेटर सबसे पहले समझते हैं हम ज्यादा डीपली, होता क्या है कि मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत बड़े अमाउंट यानी 5 लाख 10 लाख 15 लाख या इससे भी ज्यादा अमाउंट को के शेयर खरीदते हैं और कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ आवर्स के बाद ही बेच देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं शेयर्स को, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं तभी करना चाहिए जब आप बहुत एक्सपीरियंस और बड़े नॉलेजेबल हो शेयर मार्केट के बारे में, नहीं तो आप लॉस ही करोगे। तो अब स्टॉक मार्केट एक तरीके से लीगल बेटिंग या फिर एक लीगल जुआ क्यों अलाउ करती है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बरकरार रहे। मतलब क्या है कि अगर आपको पैसे की नीड हो तो वो एकदम फुलफिल हो सके। कहने का मतलब क्या है कि देखो आप मानो एक यहाँ पे खड़े एक शरीफ से इन्वेस्टर हो जो कि एक शेयर खरीदता है और कुछ महीने कुछ सालों बाद बेचता है। तो अब मानो आपने शेयर खरीदा था और अब कुछ साल बाद आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है या फिर आप किसी भी XYZ रीजन की वजह से आप शेयर बेचना चाहते हो। अब आप गए स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचने। अब
आपको कोई खरीदने वाला चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप शेयर बेचने गए तो आपको कोई खरीदने वाला चाहिए। तो इस केस में स्पेक्यूलेटर आपकी मदद करते हैं। आप शेयर बेचने गए और कोई स्पेक्यूलेटर आपसे वो शेयर खरीद लेगा। रियलिस्टिकली मार्केट में कई लाखों स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, कई लाखों लोग होते हैं जो स्पेक्यूलेशन करते हैं। तो आपसे कोई वो शेयर खरीद लेगा और फिर वो किसी और स्पेक्यूलेटर को बेच देगा कुछ मिनट बाद, और फिर वो किसी और स्पेक्यूलेटर को बेच देगा कुछ घंटे बाद, और फिर वो ऐसे खरीदा बेची शेयर्स की चलती रहेगी। अब सिनेरियो सोचो कि स्पेक्यूलेटर ना होते मार्केट में, तो फिर आप शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचने गए और फिर आपको कोई खरीदार ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्पेक्यूलेटर है ही नहीं मार्केट में, जो हर मिनट खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो है ही नहीं मार्केट में। मार्केट में सिर्फ वो लोग हैं जो सालों सालों में एक बार ही खरीदते हैं, कुछ महीनों में एक बार ही खरीदते हैं। तो फिर आपकी पैसे की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि स्पेक्यूलेटर कितने इंटीग्रल मार्केट का पार्ट होते हैं मार्केट को लिक्विड बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही वेले टाइम लिख दिया था, स्टॉक मार्केट का क्या टाइम होता है। 9:55 AM टू 3:30 PM इंडिया में स्टॉक मार्केट खुलती है मंडे टू फ्राइडे। मेरे को बड़ा ऑड सा लगता है 9:55 का टाइम, पता नहीं ये 55 का क्या सीन है। तो यार देखो, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में बताना अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आप चाहते हो मैं कुछ दोबारा एक्सप्लेन करूँ। तो बाय।